नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। बिहार के बांकीपुर चुनाव उपचुनाव कहने को एक सीट का उपचुनाव है, लेकिन उस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई है। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली की हुई सीट है और बीजेपी को बड़ी तगड़ी टक्कर उस सीट पर प्रशांत किशोर दे रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर बीजेपी को पटकनी देने में कामयाब हो पाएंगे? इस सीट पर कई गणित उलझे हुए हैं, समझने की कोशिश करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी से। अजीत भाई नमस्कार। नमस्कार विक्रांत जी। हाँ। अजीत भाई, आज चुनाव चल रहा है, बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव। तो क्या खबर आ रही है, क्या बीजेपी अध्यक्ष की सीट कहीं से फंसी हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इस सीट तो फंसी हुई पहले दिन से है। जिस दिन से यहाँ चुनाव हो रहा है उसी दिन से फंसी हुई है। हाँ। बल्कि ऐसे कहें कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नितिन नवीन राज्यसभा गए और राज्यसभा में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 14 दिन की जो सीमा होती है उसके बाद इस्तीफा दिया था विधानसभा से, उसी हाँ। दिन से चुनाव फंसा हुआ है। क्योंकि जैसे ही ये सीट खाली हुई वैसे ही प्रशांत किशोर ने इसकी तैयारी शुरू कर दी हाँ। और इसी वजह से ये चुनाव जल्दी हो भी रहा है ताकि प्रशांत किशोर को ज्यादा तैयारी का समय न मिले। लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं, इसी वजह से ये चुनाव फंसा हुआ है। अब चुनाव एक समय तक तो ऐसा लग रहा था, 4 दिन पहले तक कि एकदम आमने सामने का चुनाव है। भारतीय हाँ। जनता पार्टी के नीरज सिन्हा वर्सेज जनसुराज पार्टी के सूत्रधार संस्थापक प्रशांत किशोर। 4 दिन पहले जब लौटे हैं तेजस्वी यादव, वो बाहर थे, अपने विदेश यात्रा पर गए हुए थे, यहाँ चुनाव हो रहा था और उन्होंने चुनावी छोड़ दिया था। रेखा कुमारी गुप्ता को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से वो आए नहीं थे चुनाव में। लेकिन जिस दिन से वो आए हैं उस दिन से उन्होंने फिजा बदलने की कोशिश की है और इसको संयोग कहेंगे। हालांकि संयोग ऐसे होते नहीं है आमतौर पर राजनीति में, कि वो जिस दिन आए उसके एक दिन पहले रात में उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया हाँ। छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से। हाँ। और एक कारण ये भी था, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने चूंकि खुल करके प्रशांत किशोर का समर्थन किया था, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने एक ओपनिंग दी तेजस्वी यादव को कि वो आए और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ राज्य सरकार पर खूब बरसे और वो छात्रों के मुद्दों का चैंपियन बनने की कोशिश करें। उन्होंने की इस बात को, इसका प्रयास किया उन्होंने। रोड शो में उनके खूब भीड़ जुटी। तो एक तरह से ये जैसे ही मतलब 3 ही दिन की सक्रियता तेजस्वी यादव की, उसने चुनाव को त्रिकोणात्मक बना दिया। और बीजेपी यही चाहती थी पहले दिन से कि आमने सामने का चुनाव नहीं हो, चुनाव त्रिकोणात्मक हो जाए। और त्रिकोणात्मक होने का मतलब आरजेडी के लड़ाई में आने का मतलब है कि जो ट्रेडिशनली एंटी बीजेपी वोट है उसका एक बड़ा हिस्सा चला जाए आरजेडी की तरफ। अभी जो ट्रेडिशन, जब हम बिहार के संदर्भ में ट्रेडिशनल एंटी बीजेपी वोट कहते हैं तो वो मुस्लिम और यादव का वोट होता है, जो माई समीकरण है, और उसका 32% वोट है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 75,000 के करीब वोट है मुस्लिम और यादव। तो ये जो एंटी बीजेपी वोट है ये बढ़ जाए, ये थोड़ा आरजेडी की तरफ भी चला जाए और कुछ अगर प्रशांत किशोर ले जाते हैं तो फिर बीजेपी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। तो इस प्रयास में बीजेपी तभी बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही थी कि तेजस्वी किस दिन आते हैं, और जैसे ही वो आएंगे वैसे ये स्थिति बनेगी। उन्होंने बना भी दिया करके। यादव जो जो बस्तियां हैं, जो बड़ी बस्तियां हैं जिसमें लालजी टोला, गोरिया टोली, मंदिरी, ये सब कहते हैं। ये जो गोरिया टोली तो घर है अपना रामकृपाल यादव का भी, वहां वो भी घूम रहे थे, नित्यानंद राय घूम रहे थे बीजेपी के लिए। और तेजस्वी यादव के आने के बाद जो है एक समीकरण वहां बदला है। और जब यादव वोट थोड़ा भी बहुत अगर टूट करके आता है इधर, तो मुसलमान उसके पीछे पीछे नेचुरली आता है। तो त्रिकोणात्मक हो गई लड़ाई। हम्म। चुनाव आज वोटिंग शुरू होने तक हम लोगों ने यही देखा कि लड़ाई त्रिकोणात्मक हो रही है। और त्रिकोणात्मक लड़ाई का ट्रेडिशनली सफोलॉजी की भाषा में कहें तो अगर जो मुख्य पार्टी है उसके चैलेंजर जो अगले दो हैं हम्म। उनको 15% के करीब वोट अगर आता दिख रहा है तो हम त्रिकोणात्मक मानते हैं उस लड़ाई। हाँ। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है, ये होगा। हालांकि हम बताएं आपको विक्रांत जी, कल ठीक। रात में एक नारा अचानक 11 बजे के करीब हमको किसी ने फोन करके बताया पटना से हाँ। कि यादव बस्तियों में ये नारा चल रहा है कि बस्ता ही लालटेन है। अच्छा। तो ये नारा का मतलब है कि आप स्कूल का बस्ता जो प्रशांत किशोर का है हाँ। हाँ। उसी को वोट दे रही है। अगर आप लालटेन के मतलब आरजेडी के समर्थक हाँ। हैं तो आपका चुनाव चिन्ह बस्ता ही है, लालटेन वाली कैंडिडेट जो है वो लड़ाई में नहीं है। हाँ। और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जाति से वैश्य है, लेकिन वैश्य का कोई वोट रेखा गुप्ता को नहीं मिल रहा है। हम्म। तो फिर यादव मुसलमान को भी लगा कि भाई इनका अपनी जाति का वोट नहीं मिल रहा है। हाँ। और एक दूसरी बात ये भी लगी कि हम लोग लगातार आरजेडी को वो लोग वोट कर रहे हैं पिछले 9 चुनाव से, और आरजेडी नहीं जीत रही है। तो इस बार एक नया ऑप्शन आया है, उस नए ऑप्शन को आरजेडी का मतलब हाँ। आरजेडी कांग्रेस अलायंस को लोग 9 बार से वोट कर रहे हैं और बीजेपी जीत रही है। तो अब एक नया ऑप्शन आया है तो उसको आजमाते हैं।
ये दो मतलब दो तीन चीजें, ये भूमिका हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि यादव मुसलमानों के बीच में एक मैसेज गया है कि अगर तेजस्वी यादव बहुत कमजोर हो गए, प्रशांत किशोर जीत गए या अच्छे मार्जिन से नंबर टू रहते हैं अच्छा वोट लेकर के, तो वो क्लेम करेंगे कि हम असली विपक्ष है बीजेपी का। फिर आरजेडी की स्थिति कमजोर होगी ओवरऑल पॉलिटिक्स में, और 2030 में बीजेपी के चैलेंजर प्रशांत किशोर हो सकते हैं। ये बातें आरजेडी के समर्थकों ने समझाई है, और इसलिए ही हम कह रहे हैं कि त्रिकोणात्मक हुआ है। इस त्रिकोणात्मक मुकाबले के बावजूद ये अभी जो ये आज के चुनाव वोटिंग के दिन का जो है वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में आप देखेंगे तो पहले 2 नंबर की लड़ाई बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर की ही दिख रही है। एक तो ये बात। अब दूसरी बात क्या है कि हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं, जिस समय हम लोग प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4-5 घंटे के 6 घंटे के वोटिंग का ट्रेंड आया हुआ है, और ये कोई बहुत उत्साहजनक ट्रेंड नहीं है। पहले 4 घंटे का तो जो चुनाव आयोग ने दिया था उसमें 12% के करीब पोलिंग का ट्रेंड था, 11-12% का पहले 4 घंटे में, मतलब 7 बजे से 11 बजे तक का। और उसी 11 बजे तक का एक ट्रेंड दतिया का था कि 20% तक पोलिंग हो गई, ज्यादा है। तो वहां 20% हो रही है और यहाँ 12% है, इसका मतलब बड़ा फर्क हो गया। और ये बड़ा लो परसेंटेज ऑफ वोटिंग का की सीट है। पिछली बार जो 2025 के नवंबर का चुनाव हुआ था तब भी यहाँ 41% की पोलिंग हुई। ओवरऑल बिहार में 66-67% पोलिंग हुई, और बाकीपुर में 41% पोलिंग हुई। और एक अभी गए थे जब चुनाव प्रचार में, वहां संजय यादव को उन्होंने, संजय झा माफ करिएगा, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, उन्होंने याद दिलाया कि 2006 में जब पहली बार बाई इलेक्शन लड़े थे नितिन नवीन अपने पिता के निधन के बाद, तो इस सीट पर सिर्फ 19% पोलिंग हुई थी। तो वो एक बाई इलेक्शन था, 19% पोलिंग हुई थी। इस बार के बाई इलेक्शन में भी, अब पिछला चुनाव आम चुनाव में 41% हुई थी पोलिंग, अब इस बार भी जो रफ्तार दिख रहा है 19 वाला तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 40-41 क्रॉस करने वाला ट्रेंड नहीं दिख रहा है कि आप 50 की सीमा क्रॉस कर जाए, ये भी नहीं दिख रहा है ट्रेंड। जबकि पिछले बार का चुनाव का 66-67% पोलिंग हुई थी। एसआईआर के बाद पोलिंग बढ़नी चाहिए, ये हम सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। वोटिंग कम होने के अब 2 स्पष्ट कारण हैं विक्रांत जी। एक कारण तो यह है कि वोटर है नहीं। हम लोग मान सकते हैं कि शहरी इलाका है, वोटर बाहर चले गए हैं, माँ बाप रह रहे हैं, बच्चे बाहर चले गए हैं, सिंगल परिवार थे वो बच्चों के साथ ही चले गए हैं, तो मतलब वोटर वास्तव में वहां कम रहते हैं। एक तो ये कारण। दूसरा कारण ये हो सकता है, जैसा आपने पहले कहा कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और बड़ी प्रतिष्ठा वाली सीट है, तो इसको किसी हाल में बीजेपी को जीतना है। तो ये संभव है कि वोटिंग को स्लो किया जाए, वोटिंग के प्रोसेस को स्लो कर दिया जाए। और ये हमको ये बात ऐसी नहीं कर रहे हैं जो इसके पहले नहीं हुई, और कोई अनोखी बात नहीं होगी। रामपुर का मॉडल, इसको उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं कि ये रामपुर मॉडल है। और हम लोगों ने देखा था कि आजम खान के इस्तीफे से जब रामपुर की सीट खाली हुई थी, तो कैसे 5 किलोमीटर पहले से ही बैरिकेड लगा करके और वोटर्स को घेरा जाने लगा था। वहीं उनके आई कार्ड चेक होने लगे थे, बुर्के वाली महिलाओं को रोका जाने लगा था, वोटिंग का प्रोसेस स्लो कर दिया गया था। ये तमाम तरह के उपाय हुए, और ये सचमुच रामपुर मॉडल उस तरह से काम करता है, बाई इलेक्शंस में तो खास तौर से। तो क्या ये हो रही है? अभी तक ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है। प्रशांत किशोर चूंकि दूसरे मामलों में उलझ गए हैं, उनके कई लोगों को उठा लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, रात से हिरासत में ले लिया गया, तो वो उनके पीछे भाग रहे हैं कि उन लोगों को रखा कहाँ गया है। ये पता ही नहीं चल रहा है कि उनके करीब 20 लोग जो उठाए गए हैं उनको कहाँ रखा है पुलिस ने। तो ये इस पर फोकस नहीं है। अब जैसे जैसे वहां एक सब्जी बाजार का जो इलाका है वो मुस्लिम बहुलता वाला इलाका है। अगर उस इलाके में किसी वजह से पुलिस की तैनाती बहुत हो जाए, वहीं से निकलते समय वो आई कार्ड चेक होने लगे, छुट्टी है वैसे तो छुट्टी में आप कहाँ निकल रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, तो अपना आई कार्ड दिखाइए, तो अगर ये चीजें होने लगे तो वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। तो ये वोटिंग परसेंटेज कम होना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि उसके वोटर की चेकिंग नहीं होगी। उसका वोटर स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, उसका वोटर आकर के वोट डाल सकता है। और ये जो एंटी बीजेपी वोट है उसको, उसके मोहल्ले आइडेंटिफाइड है, बस्तियां आइडेंटिफाइड है, उधर रोक दिया जाए, प्रोसेस स्लो कर दिया जाए, तो वो रुक सकता है। तो ये वोटिंग परसेंटेज हो सकता है कि इसकी वजह से कम। तीसरी बात ये दिख रही है कि प्रशांत किशोर के समर्थकों को हिरासत में लिया जाए, तो ये भी एक संकेत है कि प्रशांत किशोर ही लड़ाई में है, उन्हीं से मुकाबला है। तो ये हो सकता है कि एक लेवल पर उनके समर्थकों को रोकने की कोशिश हो, और ये हो सकता है कि थोड़ी छूट रेखा गुप्ता को दी जाए, आरजेडी को दी जाए कि वो अपना वोटर निकाल करके अपना वोट पड़वाए। तो ये सब वहां बहुत सारी तिकड़मों की खबर है विक्रांत जी, बहुत सारी तिकड़मों की खबर है। हाँ, इंटरेस्टिंग है ये तो। अजीत भाई ये बताइए कि बांकीपुर, क्योंकि इस सीट पर पढ़े लिखे प्रबुद्ध जन बहुत बड़ी आबादी रहती है, तो
अब जिस तरीके का माहौल चल रहा है और जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद पूरे देश भर में युवाओं के बीच एक नया संदेश गया है, बिहार में तो बड़े बड़े प्रदर्शन भी हुए इसे लेकर के, तो क्या इन सब चीजों का असर जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उनके जहन पर भी पड़ा है? क्योंकि मैं जंतर मंतर कई बार गया कॉकरोच जनता पार्टी के दौरान, उनके प्रदर्शन के दौरान, तो बहुत बड़ी संख्या में वहां पर वो बच्चे थे जिनके परिजन बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी के वोटर रहे हैं। तो क्या बीजेपी को ये अंदरूनी खतरा, अपने घर के वोटर्स से खतरा जिनको अब तक अपना मानती थी, वो वहां पर दिखाई दे सकता है क्या? बांकीपुर इस पूरे आंदोलन की पहली वो नजर आ सकती है क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हो सकता है विक्रांत जी। और इसके इसमें हम इसमें भी दो पहलू हमको दिखाई दे रहे हैं, दो जी। आयाम हैं ऐसे जिनको देखना चाहिए है। एक हाँ। तो कॉकरोच कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जो एकदम रिजोनेंस था, पटना में भी बड़ा आंदोलन हुआ है, हाँ। और एक दिन नहीं, 2 दिन 3 दिन हुआ। जहानाबाद में हुआ, सिवान में तो AK-47 से गोली हाँ। चलने की खबर आई, जहानाबाद में भी गोली चलने की खबर आई, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सब जगह प्रदर्शन हुआ। और इसका कारण वहां क्या लोकल अनरेस्ट है, ऐसा नहीं है सिर्फ सिर्फ नीट यूजी के पेपर लीक का हाँ। मामला नहीं था। वहां भी परीक्षा, BPSC की परीक्षा होनी थी, रद्द हो गई। वहां भी BPSC की पिछली जो परीक्षा हुई है उसके नतीजे नहीं आए हैं, उससे बच्चे आंदोलित है, पहले भी उन्होंने आंदोलन किया था। तो ये जो नौजवान हैं, जो जेनजी और उसके ठीक ऊपर वाला जो जो मिलेनियल्स हैं, हाँ। उनके बीच में एक अनरेस्ट है अपने अपनी परीक्षा को लेकर के, नतीजों को लेकर के। हालांकि अभी देखिए, कल ही जो है TRE, जो टीचर्स जो रिक्रूटमेंट का एग्जाम है, चौथा एग्जाम, उसका अनाउंसमेंट के लिए कर दिया सरकार ने, उसकी अधियाचना हाँ। भेजी गई है BPSC को कि आप परीक्षा लीजिए। और जितना प्रस्तावित पद था उससे ज्यादा पद घोषित किया गया, 38,000 शिक्षकों के पद घोषित किए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी। तो ये एक चीज है, इसका मतलब है कि उनको भी लग रहा था कि ये नौजवान जो परीक्षा को लेकर के और नौकरी को लेकर के परेशान है, वो नाराज वो हो सकता है सरकार के खिलाफ है। तो एक पहलू तो ये है कि ये इसका असर दिखाई देगा, निश्चित रूप से हाँ। दिखाई देगा। जो कॉकरोच जनता पार्टी वाला आंदोलन है, प्रदर्शन है, जो तात्कालिक मामला है। लेकिन वैसे भी बीजेपी का जो कोर वोट है उसके अंदर प्रशांत किशोर को लेकर के एक सकारात्मक धारणा है। हाँ। वो ये समझ रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार की बात कर रहे हैं, वो बिहार में पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, गरीबी खत्म करने, बेरोजगारी कम करने की बात कर रहे हैं, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो बिहार की उपराष्ट्रीयता की भी बात करते हैं कि भाई गुजरात में इतना विकास हो रहा है तो बिहार को क्यों आपने छोड़ा हुआ, फैक्ट्री गुजरात में लग रही है, बिहार में क्यों नहीं लग रही है। तो ये एक जो प्रशांत किशोर का ये जो एजेंडा है, पैन बिहार जो है, हम्म। वो एजेंडा यहाँ इसलिए चल रहा है क्योंकि एक तो प्रबुद्ध पढ़े लिखे लोग हैं, जैसा आपने कहा, हाँ। और दूसरा ये मिनी बिहार की तरह है ये बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी। मिनी बिहार इसलिए कि बिहार के हर जिले का व्यक्ति बांकीपुर में रहता है, वो चाहे सेक्रेटेरिएट में काम कर रहा हो, रेलवे में काम करता हो, बैंक में काम करता हो, किसी वजह से, और वो इस इलाके में रहता है और वो पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करता है, हर जिले का व्यक्ति रहता है। तो एक तरह से ये मिनी बिहार है। सबको, और बहुत सारे लोग आकर के रहते हैं जिनको अपने बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करनी होती है, अच्छी शिक्षा दिलानी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करानी होती है। तो ये ऑलरेडी उनके दिमाग में प्रशांत किशोर घूम रहे हैं कि प्रशांत हाँ। किशोर वो बात करते हैं तो हमारे भविष्य का मामला है, और बीजेपी को हम लोग इतने दिनों से देख रहे हैं। तीसरी बात, जो बीजेपी के, हम लोग अभी बीजेपी के वोटर्स की बात कर रहे हैं, तो हाँ। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का असर, प्रशांत किशोर के एजेंडे का असर, और तीसरा ये कि ये धारणा कि इस एक सीट के चुनाव से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाँ। सरकार कोई बननी बिगड़नी नहीं है, सरकार तो बनी हुई है। और हम्म। न ये चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है, न सम्राट चौधरी के चेहरे पर है, वो प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, और इनकी स्थिति में कोई अंतर नहीं आ रहा है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी पार्टी की स्थिति है, उस पर भी कोई अंतर नहीं आना है, वो सबसे बड़ी पार्टी तब भी रहने वाली है। हम्म। इसलिए भी उनके वर्कर्स या तो, उनके सपोर्टर या तो उदासीन होंगे, या कोई बहुत उत्साह हो सकता है कि प्रयोग के लिए जाए, प्रशांत किशोर के साथ चले जाए प्रयोग के तौर पर। चौथा कारण बीजेपी के अपने वोटर्स में थोड़ी नाराजगी का चौथा कारण ये लगता है विक्रांत जी, कि कई घटनाएं ऐसी हुई हैं हाल के दिनों, जिसमें एक हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जो आरा बक्सर, आरा भोजपुर में जो बिलौटी में भरत तिवारी का हाँ। इनकाउंटर हुआ था, तो वो उसके उनके परिवार के लोगों से बीच में मुख्यमंत्री मिले हैं, ये मनोज तिवारी गए तो उन्होंने उनके परिवार को लेकर के उनकी नाराजगी दूर करने वाली बातें कही। तो पर्याप्त, ये कहीं ना कहीं प्रयास हुआ है। लेकिन जो ब्राह्मण वहां उस बांकीपुर में 20,000 के करीब ब्राह्मण वोटर है और 27,000 के करीब भूमिहार वोटर है, इनके बीच में एक इस बात को लेकर के नाराजगी, हालांकि बीजेपी उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने भूमिहार ब्राह्मणों का एक सम्मेलन भी कराया, 200 लोगों को बुला करके, और डॉक्टर CP ठाकुर ने होस्ट किया उसको, संजय झा भी उसमें शामिल हुए थे, नीतीश मिश्रा और ये विवेक ठाकुर वगैरह सब लोग शामिल हुए थे।
लेकिन उसमें नाराजगी, वो बीजेपी का कोर वोटर है। आप ऐसा समझिए कि बीजेपी का जो कोर वोटर सवर्ण वाला है, 1,35,000 के करीब वोट है, उसमें कायस्थ को छोड़ करके गैर कायस्थ सवर्णों में एक नाराजगी भी थी, निराशा भी थी, एक उदासीनता का भाव भी था। तो वो अगर उदासीन भी हो जाए तभी बीजेपी का नुकसान है, नाराज होकर के वोट डाले प्रशांत किशोर को तो दोहरा नुकसान है। तो ये स्थिति है, ये चार कारण हैं जिनसे दिख रहा है कि बीजेपी का जो अपना कोर वोट है वो उससे थोड़ा टूट सकता है। और ये बात समझने की जरूरत है एकदम राजनीतिक और साइकोलॉजी दोनों के नजरिए से, कि अगर बीजेपी का वोट नहीं टूटेगा तो एंटी बीजेपी वोट से कोई नहीं जीत सकता है, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट वहां सिर्फ 80-85 हजार है। 3,89,000 कॉन्स्टिट्यूंसी है विक्रांत जी, उसमें 75,000 यादव मुस्लिम छोड़ दें और थोड़े से और कुछ वोट, तो बाकी सारा एनडीए के सामाजिक समीकरण वाला वोट फॉरवर्ड है। वैश्य में और पिछड़ों में वैश्य और कोयरी कुर्मी है, अति पिछड़ों में चंद्रवंशी ज्यादा है और दलित है। तो ये जो वोट आधार है ये पूरी तरह से बीजेपी का कोर वोट है, एक तरह से 3 लाख। तो उसमें कितना टूट जाएगा? तो एंटी बीजेपी वोट से तो आपको 40-50 हजार वोट आएगा। जब तक बीजेपी का अपना वोट नहीं टूटेगा तब तक आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। और बीजेपी को यही चिंता है कि अगर वोट टूटना शुरू हो गया, अगर किसी भी कारण से जाति के आधार पर चला गया, एजेंडे के आधार पर चला गया, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रचार के आधार पर चला गया, किसी कॉम्प्लिसेंसी के आधार पर चला गया, कैंडिडेट कमजोर होने के आधार पर चला गया, और एक बार अगर टूटने लगा वोट, ये मैसेज चला गया कि बीजेपी का और वोट उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉन्स्टिट्यूंसी में टूट सकता है, तो ये लॉन्ग टर्म में परसेप्शन के आधार पर, परसेप्शन के नजरिए से बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा। और भाजपा क्योंकि बिल्कुल अच्छे से समझ रही होगी, इसी कारण जिस सीट को ऐसा लगता था कि बांकीपुर की सीट तो ऐसी है कि बीजेपी किसी को भी उम्मीदवार बना देगी, वो आदमी चुनाव जीत जाएगा, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए नवेले अध्यक्ष को खुद अपनी सीट पर जाकर के रोड शो और तमाम चीजें करनी पड़ी, तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे, यानी अंदर से कहीं ना कहीं डर तो बैठ गया है बीजेपी में भी। बिल्कुल। और ये विक्रांत जी, ये डर दो तरह का, सिर्फ हार का डर नहीं है, हारने के साथ साथ ये भी डर है कि वोट टूट रहा है हमारा। तो वोट टूट गया, अगर आपका जो सबसे कोर वोट है अगर वो टूट गया तो फिर तो आगे कहीं भी टूटेगा नहीं। फिर तो आप उसको कैसे रोकेंगे? जब अच्छा कैंडिडेट होगा लोगों को मिलेगा, आपका कैंडिडेट ठीक नहीं होगा, लोग कैंडिडेट की तुलना करेंगे, वोट दे देंगे दूसरे को। तो ये टूटने से बचाना है, ये बड़ी चिंता है। और जीत तभी इसके लिए इतनी मेहनत हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और मुख्यमंत्री ने दोनों ने साझा रोड शो किया, दोनों एक साथ रोड शो करने पड़े। और कोई प्रदेश का कोई नेता नहीं है जो वहां नहीं घूम रहा। हमने कहा कि केंद्रीय मंत्री गली गली घूम रहे हैं, और ये उनके तमाम एमपी और तमाम एमएलए जो वहां जाकर के गलियों में घूम रहे हैं। पवन सिंह का कार्यक्रम कराया गया, मनोज तिवारी का कार्यक्रम कराया गया, मैथिली ठाकुर गली गली घूम करके सोहर गा करके वोट मांग रही थी। तो ये इतनी मेहनत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि प्रशांत किशोर ने वहां लड़ाई को बड़ी उलझा दी है। और थोड़े दिन तक तेजस्वी यादव शांत होकर घर में बैठ गए तो लड़ाई आमने सामने की हो गई। जब तेजस्वी यादव आए तो थोड़ा चैन की सांस इन लोगों को आई कि वो कुछ वोट काट लेंगे तो प्रशांत किशोर को हो सकता है कुछ नुकसान हो। ये दूसरा, इनको इतनी मेहनत इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि प्रशांत किशोर न संसाधन में कमजोर पड़ रहे हैं न मेहनत में कमजोर पड़ रहे हैं। उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है, उन्होंने संसाधन भी झोंक रखे हैं। कास्ट का इक्वेशन, उनके भी कास्ट के लोग हैं और उनके सपोर्टिंग, मतलब जो उनकी कास्ट से मिलती जुलती जाती है, मतलब भूमिहार ब्राह्मण, हम दोनों की बात कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर्याप्त संख्या में 47,000 वोट है। तो बीजेपी इस तरह से लड़ाई में फंसी। उनको पहले तो अच्छा, फंसने का एक कारण ये भी था विक्रांत जी, जो आपने कहा कि किसी को लड़ा देंगे चुनाव जीत जाएगा, तो इन्होंने किसी को ही लड़ा दिया। किसी को लड़ा दिया। हाँ, इनके पास बड़े कैंडिडेट थे, अच्छे कैंडिडेट थे जी। मतलब हमको पता है ऋतुराज सिन्हा बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, वो जमीन पर इतनी मेहनत करते हैं। आर के सिन्हा के बेटे हैं जो एमपी राज्यसभा के और एसआईएस सिक्योरिटीज वाले, उन्होंने 2 लाख से ज्यादा बिहार के लोगों को नौकरी दे रखी है देश पर। तो उनका ऋतुराज सिन्हा भी बहुत काम करते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। आपने रणवीर नंदन जो एमएलसी थे पहले, उनको भी टिकट नहीं दिया। आपने आशीष सिन्हा को टिकट नहीं दिया, अरुण सिन्हा के बेटे को। आपने प्रजय आलोक को टिकट नहीं दिया। तो ये जो बड़े कायस्थ नाम हम बता रहे हैं, ये जो उस इलाके में पटना में सक्रिय है, तो आपने उसके बदले एकदम कहा कि हम नो बडीज को लड़ाएंगे और उसको भी चुनाव जितवा देंगे। पहले आपने अभिषेक बंटी को दिया, पहला झटका आपको वहीं लगा कि आपको कैंडिडेट वापस लेना पड़ा। फिर आपने दूसरा कैंडिडेट दिया, वो कैंडिडेट भी नॉन एंटिटी है। तो अब उसके, अच्छा, उस नॉन एंटिटी होने के बावजूद देखिए, आशुतोष तिवारी भी दतिया में लड़ रहे हैं, तो कोई बड़े नेता नहीं थे, लेकिन उनके बातचीत का तरीका, उनका एक लगा कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग है। बिल्कुल, इनको कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है, ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं नीरज सिन्हा मीडिया के साथ नहीं। हम एक वीडियो देखे विक्रांत जी की, पत्रकार ने पूछा कि आपकी लड़ाई किससे है, तो वो अपने आसपास देखने लगे लोगों की तरफ, क्या कहें कि लड़ाई आरजेडी से, प्रशांत किशोर से। मतलब इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि लड़ाई किससे है, जबकि बीजेपी के सारे नेता घूम घूम के कह रहे थे कि लड़ाई आरजेडी से।
वो नहीं ले आना चाहते, वो प्रशांत किशोर का नाम नहीं ले रहे थे, कह बिल्कुल रहे थे कि बिल्कुल। लड़ाई आरजेडी से। हाँ। तो ये कैंडिडेट ये भी नहीं कह पाया कि हमारी लड़ाई किससे। तो ये समस्या है, इस चीज की वजह से लोगों ने अच्छा कैंडिडेट को पलड़े पर रखा लोगों ने कि भाई नीरज सिन्हा बनाम प्रशांत किशोर बनाम रेखा गुप्ता, तो सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है? हाँ तो वो सबसे अच्छे कैंडिडेट भी प्रशांत किशोर हैं। तो प्रशांत किशोर की ताकत ये है कि वो कैंडिडेट सबसे अच्छे हैं, उन्होंने जमीन पर मेहनत की है और उनके प्रति सहानुभूति है लोगों की पिछला चुनाव हारने के बाद से कि इतनी मेहनत की, और बिहार की बात कर रहे ले क्या रहे, भाई बिहार के किसी आदमी से वो कुछ ले तो रहे नहीं है, उन्होंने हाँ। अपनी कमाई का पैसा खर्च किया है वहां। तो ये बिल्कुल। लोगों की एक सहानुभूति उनके साथ है, कास्ट का इक्वेशन भी थोड़ा बहुत उनके साथ वहां है, ये बाई इलेक्शन है, वो हाँ चुनाव रणनीतिकार है तो खुद ही सारी रणनीति बनाते हैं, तो ये सारा एडवांटेज उनका था जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत जोर लगाना पड़ा, बहुत ताकत लगानी पड़ी। और अभी भी उन्हीं के पीछे लगी हुई है बीजेपी, उन्हीं के लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, हाँ। चुनाव उनका डिस्टर्ब करने की कोशिश चल रही है, आज वोटिंग के दिन तक उनका चुनाव डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई है। तो इससे भी लग रहा है कि उन्होंने पानी तो पिला दिया है, और हाँ बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि वो चुनाव जीत जाए, क्योंकि अगर वो चुनाव जीत गए तो विधानसभा में वन मैन अपोजिशन होंगे और पूरे हाँ। बिहार में बीजेपी को एक बड़ा फॉर्मिडेबल अपोजिशन मिल जाएगा, एक ही आदमी का होगा, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी होगी। बिल्कुल सही बात। एक अंतिम सवाल और अजीत भाई, ये तेजस्वी यादव को आखिर क्या हो गया है? चुनाव हार जीत होती रहती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार की हार को एकदम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, सीन से गायब हो जाएंगे। तो फिर तो जगह लेने के लिए प्रशांत किशोर तो एकदम आतुर बैठे ही हैं। तो ये इसलिए पूछ रहा बिल्कुल हूं ये कि आरजेडी का तो अपना वोट बैंक है ना, ऐसा नहीं है कि वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, उसके साथ कार्यकर्ता नहीं है, उसके साथ तो कमिटेड बेस है। और वो हमेशा है, मतलब हर हाँ, चुनाव में हारने के हर बावजूद वो परिस्थिति में लगातार रहा है। वोट करता है, हाँ हर परिस्थिति में साथ में रहता है वो वोट। और ये उस वोट को भी आप निराशा में डाल देते हैं, जब हाँ ये अभी चले गए 1 महीने के लिए बाहर छुट्टी मनाने, यूरोप चले गए छुट्टी मनाने चले गए, और ये पहली बार हुआ हमारी जानकारी, हमारे संज्ञान में, हो सकता है पहले ऐसा हुआ हो, पूरा विधानसभा का सत्र बीत गया और हाँ। नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं, मानसून सत्र खत्म हो गया और वो आए बिल्कुल। ही नहीं तेजस्वी यादव। तो ये एक समस्या है, और इसके बाद ये सवाल पूछा जाने लगा कि क्या वो नहीं लड़ेंगे, राजनीति नहीं हाँ करेंगे, छोड़ छाड़ देंगे राजनीति। देखिए, ये सिर्फ सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर हाँ रही है। हाँ। कांग्रेस पार्टी वो चाह रही है, उसको लग रहा है कि भाई हम ही जगह ले लें, जब तेजस्वी यादव के साथ झगड़ा पिछली बार चुनाव के समय में देखा हम लोगों ने टिकट बंटवारे में कैसा हुआ था, तो हम्म। कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है। हाँ उसने दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित प्रदेश अध्यक्ष है, उसको लगता है कि अगर दलित मुसलमान और ब्राह्मण का पुराना कॉम्बिनेशन ही हम बना लें तो हाँ बिहार में हम राजनीतिक जगह ले सकते हैं। हाँ और कांग्रेस को यह भी लगता है कि यादव कब तक साथ रहेगा, इनको कब तक साथ देता रहेगा, जो सरकारी जाति जिसको कहते हाँ थे और जिसको सत्ता का वो लगा हुआ है और पावरफुल कास्ट है, चौदह हाँ। परसेंट की आबादी है, वो कब तक ऐसे घूमता रहेगा, इनकी वजह से लाठी खाता रहेगा और नाराजगी झेलता रहेगा। तो लोकसभा में आप देखिए विक्रांत जी, लोकसभा में वो वोट करता है बीजेपी को, जेडीयू को बिल्कुल। वोट करता है, बीजेपी हाँ को वोट बिल्कुल। करता है, तभी जीतते हैं लोग। हाँ नित्यानंद राय जीतते हैं, अशोक यादव जीतते हैं, दिनेश चंद्र यादव जीतते हैं, ये सब बीजेपी जेडीयू के लोग जीतते हाँ हैं, यादव वोट से जीतते हैं। तो ये लग रहा है कांग्रेस को कि अगर यादव हम मुसलमान वोट ले जाएं, दलित वोट ले जाएं, तो यादव इनको छोड़ देगा, कुछ इनके पास रहेगा, कुछ बीजेपी के पास जाएगा, जेडीयू के पास हम्म। जाएगा। और प्रशांत किशोर भी इसी यही राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण वाली उनकी हाँ जाति है ब्राह्मण, तो वो समझ रहे हैं कि ये भी हम कर सकते हैं। तो ये बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के सामने। और ये अगर वो पूरी 24 घंटे राजनीति करने के लिए नहीं बिल्कुल। उतरेंगे वहां जमीन पर, हाँ तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ उनको एक विरासत मिली हुई है, उनको एक बड़ी राजनीतिक विरासत है, उनके पास एक बड़ा वोट आधार मिला हुआ है। हाँ। और अब पिछले 11 साल में, 2015 में जब वो उप मुख्यमंत्री बने 25 साल 26 साल की उम्र में, तो अब एक नेता के तौर पर उनकी पहचान भी बिहार में हो गई है। अब वो पहचान के मोहताज नहीं है, उनको राजनीतिक अनुभव हो गया है, उनको प्रशासनिक अनुभव भी हो गया है, 2 बार उप हाँ मुख्यमंत्री और 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। फील्ड छोड़ेंगे तो उनके परिवार के लोग भी आगे आएंगे, फिर परिवार में टसल बढ़ेगा। मीसा भारती की भी राजनीतिक हाँ महत्वाकांक्षा है, और तेज प्रताप यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है ही, उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है जनशक्ति जनता दल। तो परिवार में भी चैलेंज होगा, गठबंधन में चैलेंज होगा, और गठबंधन के बाहर की एक नई ताकत इमर्ज कर जाएगी। तो ये उनको ध्यान रखना होगा। अभी एक तो इस बार तो मिस कर दिया चांस उन्होंने, लेकिन अब आगे ग्राउंड पर रह के उनको लड़ना होगा। ये लोग बांकीपुर में कह रहे हैं कि भाई हम कैसे भरोसा करें तेजस्वी यादव पर कि अभी आए 4 दिन प्रचार करेंगे फिर गायब हो जाएंगे, तो हम कहाँ खोजते रहे। नितिन नवीन तो यही रहते हैं। तो ये बिल्कुल। भी एक सवाल लोग पूछते हैं ना कि आप हैं, लोगों के दुख सुख हाँ में शामिल है कि नहीं, छात्रों के आंदोलन में आप हिस्सा ही नहीं थे। हाँ। तो ये एक समस्या है उनके साथ, राजनीतिक उनको बदलनी होगी अपनी राजनीति। बिल्कुल। राजनीति अब 24 घंटे की फुल टाइम बेस बिल्कुल
प्रोफेशन है, ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से अपने वोट बैंक की, हमारे पास बड़ा वोट बैंक है और राजनीति चलती रहेगी, अब वो समय चला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत भाई, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए और बहुत ही इंटरेस्टिंग इस चुनाव का नतीजा आएगा। हालांकि दर्शकों के लिए मैं वो वीडियो भी लगाता हूं जो रात भर प्रशांत किशोर पटना थाने में एसएचओ के साथ जो उलझे, और देखिए किस तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ वहां थानेदार के साथ डटे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत भाई। धन्यवाद धन्यवाद। हमसे ज्यादा आप जान रहे हैं सर, हमसे ज्यादा आप जान रहे हैं। हम आपसे और हम आपसे ज्यादा हम नहीं जानते। हम आपसे कोऑपरेशन चाहते हैं सर, हम कोऑपरेटिव हमारे जो लोग यहाँ हैं उनके बारे में बताओ। ये नहीं है सर, आप आए हैं सर, कोऑपरेशन इसको नहीं बोलते हैं। क्या आगे तब बोल नहीं पाएंगे, इसको कहाँ से करेंगे सर? हम क्या फर्जी काम करते तो आप इलीगल कोई आपके थाने में आके 4 घंटा बैठ गया, इलीगल तो कहीं नहीं होता है सर, इलीगल कोई नहीं होता है सर। देखिए ऐसा है ना, सब यहाँ इलीगल कोई नहीं होता है। डायरी में एंट्री होगी ना किसी सर, वो छोड़ दीजिए ना, वो क्या है नहीं है सर, वो आप हमसे पूछ रहे हैं सर, वो आपको नहीं बता सकते ना सर। बोलिए आपने किए, वो आप भाई क्या किए नहीं किए, हम आपको क्यों बताने गए सर, ये बताइए आप। बोल रहे हैं ना अगर बुद्धि नहीं है ज्यादा तो बात नहीं, भर्ती खोलने का मतलब ये कहा कि नौकरी छोड़ देंगे तो आपके कैटेगरी में आ जाएंगे, छोड़ देते हैं नौकरी, छोड़ देंगे नौकरी, सर ये कैटेगरी का क्या मतलब है सर? इतना दबाव है सर, अरे भाई दबाव किसी के नहीं है हमें। ये जो सर ने बोला हमें, मैंने उसका जवाब दिया कि सर वर्दी अगर खोल देंगे ना तो फिर आप नहीं कर पाइएगा, हम भी वही हो जाएंगे आप ही की तरह। उसको घुमाइए मत आप लोग मीडिया में। जवाब दे दीजिए सर बस। यहाँ से कहीं ले जाएंगे आप थाना में? किसी परियोजना अधिकारी ने मना किया है क्या सर? किसी नेता से मना हुआ है सर? आप नहीं बोल पाइए। नहीं वही तो बोले, ऑपरेशन नहीं करते हैं। हम बहुत कायदे से आपसे बात कर रहे हैं। ये कायदे कहाँ है सर? ये ऐसे करके कायदा होता है, चारों तरफ से घेर के आप हमको बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि आप कायदे से बात किए हुए हैं, पर हम नहीं किए हुए हैं। आप 2 आदमी को गायब किए हुए हैं। हाँ बोल रहे हैं ये मतलब आप लोग पुलिस राज बना दिए हैं क्या सर? पुलिस राज है क्या ये? क्या आप करेंगे? हम अपने सीनियर को बताएंगे। सर ये चीज आप वहाँ बताइए, मेरे यहाँ हमको मत बताइएगा। थाने में आपसे आदमी गायब होगा तो हमको नहीं बताइएगा, मैंने नहीं लिया है। आपको जानते हैं, बता तो रहे हैं, आपको जानते हैं। एक बार सीनियर अफसर बता रहे हैं, आपको जानते हैं। एक बार सीनियर अफसर से बात कीजिए सर, आप बात कर लीजिए ना। आपको टेलीफोन नहीं, ना आपके पास ऐसा है सर कि आप उनसे परिचित हैं, ना ऐसा है कि आपके पास नंबर नहीं है, ना आप नहीं जानते हैं किसी को, ऐसा नहीं है। एक बार आप उठ के बात। और हमारे पास आप क्यों आए ये भी हमको आश्चर्य लग रहा है, और भी इस प्रकार से। हम लोग इसलिए आए हैं कि बिहार की जनता देखे कि जब हम लोग के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो आप पॉलिटिक्स हमको क्यों दिखा रहे हैं सर? क्या करेंगे सर? क्या कर लेंगे? वर्दी उतार के छोड़ देंगे सर। आप छोड़ दीजिएगा तो हम क्या आपसे डर रहे हैं? हम कहाँ डर रहे हैं सर? आपको वर्दी उतार के छोड़ देंगे। अगर वर्दी नहीं पाना है तो भूख नहीं लगेगी सर, नहीं कमा के खा सकता है। भाई सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इस प्रकार से धमकी दे रहे हैं यार, पॉलिटिक्स धमकी मत दीजिए सर, हम धमकी नहीं दे रहे हैं, ये आप धमकी दे रहे हैं सर, ये आप धमकी दे रहे हैं पूरे इतने मीडिया के सामने, धमकी दे रहे हैं आप हमको, नहीं बता रहे हैं, यहाँ आके बैठ के अगर मेरे थाने में बैठ कर हमको धमकी दीजिएगा तो क्या ये वर्दी बचा हुआ है क्या? ये वर्दी उतार के आदमी कोई और काम नहीं करता है क्या? छोड़िए ना, छोड़िए, नहीं बात होगी, कोई नहीं बात होगी, नहीं। आप सर इस प्रकार से बोल रहे हैं, हम आराम से बात कर रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं आप हमको। वर्दी है इसलिए हम आपके दबाव में है क्या? वर्दी में है इसलिए हम आपके दबाव में है क्या? नहीं, हम वही पूछ रहे हैं सर, वर्दी में इसलिए हम आपके दबाव में है। वर्दी उतारने का हम भी आम आदमी हो जाते हैं सर, उतार देंगे सर अगर ऐसे बात है, बात ठीक है ना? अगर 2 आदमी गायब हो जाएगा, नहीं गायब होने के बाद यहाँ पे नहीं कर रहे हैं आप सर, कोई चिट्ठी यहाँ उठा के नहीं ले गया किसी को, जो आप बात कर रहे हैं, मैंने नहीं उठाया किसी को। अरे आप कहे इनके साथ बैठे हुए थे यार, गलत बात नहीं, बाबू आप गलत बात कर रहे हैं, बाबू आप बंद कीजिए, आपने कहा बाबू आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना, अगर हम बात कर रहे हैं वहाँ पे आप गलत बात नहीं, वही हम बता रहे गलत बात नहीं, वही आप हमको बता रहे हैं। आप हम और आप मित्र नहीं, हम एक आप 2 लोग
क्या कर रहे हैं? आप आराम से बोल रहे हैं ना, मेरे भाई हम गलत बात बोल रहे हैं ना, मेरे भाई गलत बात, हम गलत नहीं बोल रहे भाई गौरव बाबू। अगर कोई हमको आज से जान रहा हो तो अलग बात है। आप हमको 2009-10 से जान रहे हैं, जान रहे हैं और आप भी हमको जान रहे हैं कि हम बिना जांच किए हुए दारू पिए हुए हम लोग 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं। आपको लगता है कोई बेइज्जत करेगा और हम उसको एनकरेज करेंगे? क्या कर रहे थे? अभी तक तो हमने किसी की बात को बुरा नहीं माना। थप्पड़ मार कर उसको भगाया। हम उसको डांटे, हमारे मतलब यही है। नहीं गलत थाना में आके पीछे चलो तुम थाना में आके यहाँ तक तो बात बर्दाश्त हम यहाँ तक तो कर लिए। यहाँ तक क्या बोला हुआ सुने आप? सुन लिए आप तो थाना में आके बैठ के किसके बल पे बोल रहे हैं? किसके बल में? और क्या किसके बल में बोल रहे हैं? वो मोहल्ला बर्बाद किए हुए भाई पूरा किसके बल पे बोल रहे हैं? वो तब ये प्रतिष्ठा आप चेक करवा लीजिए। नहीं अच्छा अभी चेक करवाने के बाद छोड़ दीजिए। बोले ना सर हम लोग डांटे की मतलब गाली दे दीजिए, गाली दे दीजिए और उसके बाद आप कहिएगा कि हम डांटे। आपको लगता है कि हम हम लोग चले जाएंगे। आप लोग भाई लेने के लिए काबिल नहीं है। हम चले जाएंगे। कोई ऐसी बात है जो आप मीडिया के सामने नहीं बोल सकते हैं।